हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे और उस टॉपिक का नाम है भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। भारत के संविधान की अनुसूचियाँ। आप जानते हो भारत के संविधान को अनुच्छेद, अनुसूची और भागों में लिखा गया है, या हम यूँ कहें कि भारत के संविधान की जो विषय वस्तु है, जो प्रावधान है, उसको अनुच्छेदों में लिखा गया है। अनुच्छेदों को भागों में बांटा गया है और अलग से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों के लिए अनुसूचियां बनाई गई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के संविधान को अनुच्छेद, अनुसूची एवं भागों में लिखा गया है। अनुच्छेद, अनुसूची एवं भागों में लिखा गया है। और भारत का जब संविधान बनकर 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तब भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। मूल रूप से भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे, जबकि वर्तमान में भारत के संविधान में 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हो गई हैं और 25 भाग हो गए हैं। अर्थात 70 नए अनुच्छेद लगभग जोड़े जा चुके हैं, 4 अनुसूचियां नई जोड़ी जा चुकी हैं और 3 भाग नए जोड़े जा चुके हैं। तो इस टॉपिक में हम भारत के संविधान में जो मूल रूप से 8 अनुसूचियां दी गई थी और जो वर्तमान में 12 हो गई हैं, इनको मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा आपको कि किस अनुसूची में कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया है, किस अनुसूची में कौन सा प्रमुख प्रावधान किया गया है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रावधान किस अनुसूची में है, या पहली अनुसूची का, या दूसरी अनुसूची का, या पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है, संविधान के कौन से प्रावधानों से है। तो सबसे पहले हम लेते हैं संविधान की पहली अनुसूची। पहली अनुसूची संविधान के भाग 1 में और अनुसूची 1 में, दोनों में एक समान प्रावधान है लगभग। संविधान की पहली अनुसूची में भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान किया गया है। अर्थात भारत को संघ बनाने का प्रावधान और भारत संघ में कौन कौन से राज्य क्षेत्र शामिल होंगे, इसका प्रावधान पहली अनुसूची में किया गया है। भारत संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों से मिलकर बनेगा। भारत संघ में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश मूल रूप से होंगे। ये प्रावधान पहली अनुसूची में किया गया है। दूसरी अनुसूची, संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन भत्तों का प्रावधान है। अर्थात संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध भारत की संचित निधि से है, या भारत के प्रमुख पदाधिकारियों को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं उनसे है। भारत के प्रमुख जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य, भारत के जिन जिन भी प्रमुख पदाधिकारियों को वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, उसके प्रावधान दूसरी अनुसूची में किए गए हैं। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ के प्रारूपों से है। तीसरी अनुसूची में भारत के प्रमुख पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ के प्रारूप हैं। भारत का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, न्यायाधीश आदि जो प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो अपने पद की शपथ, गोपनीयता की शपथ, शपथ के जिस प्रारूप पर लेते हैं, जिस फॉर्मेट पर लेते हैं, जिस ड्राफ्ट पर लेते हैं, कौन सा पदाधिकारी किस प्रारूप पर शपथ ग्रहण करेगा, इसका प्रावधान, इसका वर्णन, इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची का संबंध राज्यसभा से है, या राज्यसभा में सीटों के आवंटन से है। राज्यसभा में प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश से सदस्य चुनकर आता है। किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य चुनकर आएंगे, उनकी सूची
चौथी अनुसूची में दी गई है, अर्थात संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची दी गई है। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। मित्रों, पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति व जनजाति से है। अनुसूचित जाति व जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधानों से है। भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या जिन जिन क्षेत्रों में बहुतायत में है, ज़्यादा है, उन क्षेत्रों के विशेष प्रशासन के या उन क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान संविधान में किए गए हैं, वो पांचवी अनुसूची में किए गए हैं। तो पांचवी अनुसूची का संबंध अनुसूचित जाति व जनजाति के जो विशेष क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के प्रावधानों से संबंधित है। अब हम लेते हैं छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में भारत के 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विशेष प्रावधान किए गए हैं। अर्थात छठी अनुसूची का संबंध 4 राज्यों से है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा एवं मेघालय। भारत के पूर्वोत्तर के जो ये 4 राज्य हैं, असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनमें आदिम जनजातियां निवास करती हैं। खासी, गारो, जैंतिया आदि आदिम जनजातियां निवास करती हैं। अतः इन 4 राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो छठी अनुसूची में किए गए हैं। अब 7वीं अनुसूची हम लेते हैं। 7वीं अनुसूची का जो संबंध है वो केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से है एवं केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों के विभाजन से है। अर्थात 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच में विषयों का विभाजन किया गया है और विषयों का विभाजन करने के लिए जो 3 सूचियां बनाई गई हैं उनके प्रावधान किए गए हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है और उन विषयों का विभाजन करने के लिए 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और इन तीनों सूचियों के जो प्रावधान हैं वो 7वीं अनुसूची में किए गए हैं। अब हम लेते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के प्रावधान किए गए हैं। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो, चाहे वो राजभाषा हो, चाहे राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त भाषा हो, चाहे अन्य क्षेत्रीय बोले जाने वाली भाषाएं हों, भाषाओं के प्रावधान 8वीं अनुसूची में किए गए हैं। और जिस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा जाता है और वर्तमान में 8वीं अनुसूची में राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कुल 22 भाषाएं हैं। राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कुल 22 भाषाएं हैं। तो ये 8 अनुसूचियां मूलतः संविधान में शुरू से थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगा कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो ये 4 अनुसूचियां संविधान में नई जोड़ी गई हैं, कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई है, ये बात भी हम देखेंगे। तो देखिए, 9वीं अनुसूची में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात ये कि 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार के कानूनों से है। 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधार के कानूनों से है। भारत में जमींदारी व जागीरदारी प्रथा का अंत किया गया तथा भूमि सुधार के प्रावधान किए गए और इसी के लिए प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 9वीं अनुसूची को संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें भूमि सुधार के प्रावधान किए गए मुख्यतः। एक और खास बात 9वीं अनुसूची में है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और वो बात यह कि यदि संसद के द्वारा पारित किसी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। ये क्या है देखिए,
यदि संसद कोई भी कानून बनाती है तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय उस कानून की समीक्षा कर सकता, अवलोकन कर सकता है तथा संविधान के विरुद्ध होने पर, संविधान के किसी भी प्रावधान के विरुद्ध होने पर उस कानून को समाप्त कर सकता है। लेकिन अगर सरकार संसद से पारित किसी भी अधिनियम को नवीं अनुसूची में डलवा देती है तो फिर उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, न्यायालय उसको समाप्त नहीं कर सकता, परंतु उस कानून का संबंध संविधान के मूल ढांचे से नहीं होना चाहिए। यदि उस कानून का संबंध संविधान के मूल ढांचे से है, वो कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, अतिक्रमण करता है, तो उसको नवीं अनुसूची में डाल दिए जाने पर भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसके पश्चात भी न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन या समीक्षा कर सकता है। ये नवीं अनुसूची के प्रावधान है। अब हम लेते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के प्रावधान किए गए, और दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के जो प्रावधान किए गए उसी के लिए 10वीं अनुसूची बनाई गई। अतः 10वीं अनुसूची में दल बदल पर कानूनी रोक लगाने के प्रावधान किए गए हैं और इसको संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में जोड़ा गया है। अब हम लेते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान में प्रावधान किए गए और पंचायती राज संस्थाओं के जो प्रावधान संविधान में किए गए उसके अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने, विकास करने के लिए विषयों का निर्धारण किया गया और उसके लिए 11वीं अनुसूची बनाई गई। और वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय हैं जिन पर पंचायती राज संस्थाएं काम करती हैं, विकास करती हैं, कल्याण करती हैं। अतः 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज संस्थाओं से है। इसे 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में संविधान में जोड़ा गया है। अगली और लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर निकायों के प्रावधान है और इसे 74वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 पारित करके नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात नगर निकायों के प्रावधान संविधान में किए गए और इसके लिए 12वीं अनुसूची बनाई गई। और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों से संबंधित कुल 18 विषयों को रखा गया जिन पर नगर निकाय अपना काम करेंगी, अपना विकास करेंगी, कल्याण करेंगी, नीति बनाएंगी। तो ये 12 अनुसूचियां संविधान में दी गई हैं, वर्तमान में हैं। तो 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में कौन सा महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसका विस्तार से मैंने आपको वर्णन किया, पहली से लेकर 12वीं तक। प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इन अनुसूचियों से कई सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाने वाले वेतन भत्तों के प्रावधान किस अनुसूची में है, शपथ के प्रारूप किस अनुसूची में है, राज्यसभा में सीटों के आवंटन की सूची किस सूची में दी गई है, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रावधान किस अनुसूची में है, दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधान किस अनुसूची में है, पंचायती राज संस्थाओं के प्रावधान किस अनुसूची में है, नगर निकायों के प्रावधान किस अनुसूची में है, या आपको 4 अनुसूचियां देकर उनके पीछे 4 प्रावधान देकर सुमेलित करवाया जा सकता है कि किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान है। बहरहाल ऐसे कई सारे क्वेश्चंस प्रतियोगिता परीक्षा में आते हैं
और आपके जो एकेडमिक जो भी है सेकेंड ईयर की एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी अनुसूची से लेकर या किसी अनुसूची से लेकर कोई भी छोटा या बड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे।